चलिए आज इस वीडियो में एक केस के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आपके केस की स्थिति भी इस तरह से है तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। ख़ास तौर पर ये जो वीडियो है ये महिलाओं के लिए मैंने बनाया है और क्योंकि महिलाओं के जीवन में इस तरह की दिक्कत होती रहती है। एक विवाहित महिला है, अभी उसके विवाह को 1 साल भी नहीं हुआ है। 6 महीने तक पति-पत्नी के बीच में सारी चीज़ें बहुत सही चल रही थी। पति-पत्नी के बीच में प्रेम भी था, लेकिन अचानक जहाँ 6 महीने बीते, वहाँ पति ने अब उनसे कह दिया है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मुझे तुमसे अलग होना है और वो तलाक की माँग कर रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि उनकी गलती क्या है। जितना उनको समझ में आ रहा है, उनका ये कहना है कि इसके पीछे उनकी बहनों का हाथ है। और जो बहनें हैं, उन्होंने उनको पाल-पोस कर बड़ा किया है क्योंकि उनकी माँ नहीं है और 2 बहनें हैं और 2 बहनें उन पर बहुत ज़्यादा अधिकार रखती हैं। उनको जो ये समझ में आया है कि जो इसकी वजह है, तलाक लेने की वजह, वो बताती हैं कि ननद उनके जीवन में उनको लगता है कि इसमें जो हाथ है तलाक लेने में, जो उनके पति को सिखा रही हैं, वो ननद हैं। अब ऐसी अवस्था में उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तलाक नहीं देना चाहती हैं। उनको लगता है कि दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, पति-पत्नी के बीच में 6 महीने तक सारी चीज़ें सही चली। दोनों ने उन दोनों का जो नेचर था वो भी ठीक था। लेकिन 6 महीने के बाद स्थितियाँ खराब होने लगी, छोटी-छोटी बातों में लड़ाई-झगड़ा होना लगा और जो वो समझ पाई हैं कि इसके पीछे की वजह ननद है, जहाँ पर वो आरोप लगा रही हैं कि ननद के कारण ही शायद मेरे पति ने ऐसा डिसीज़न लिया है। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तलाक नहीं देना चाहती है और यहाँ पर जब दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई, तो महिला ने अपना घर छोड़ दिया और महिला अब अपने मायके में जाकर रहती है। महिला का ये कहना है कि ना तो वो कोई सामान लेके आई है उस घर से, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना बैग लेकर अपने घर में आई है। यानी कि स्त्री धन जो है अभी पति के पास है और अभी किसी भी प्रकार से कोई कानूनी कार्यवाही नहीं उन्होंने की है। तो क्या उनको कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए? क्या उन्होंने मेंटेनेंस का केस करना चाहिए या स्त्री धन रखने का आरोप उन पर लगाना चाहिए? इस तरह के कुछ प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछे, तो मुझे लगा कि आज क्यों ना मैं इस टॉपिक पर बात करूं, जहां पर महिलाओं को लगता है कि हमारे पति जो ये डिसीजन ले रहे हैं तलाक का, वो घर वालों के दबाव में ले रहे हैं या घर वाले उन्हें सिखा रहे हैं। क्योंकि 6 महीने तक उन दोनों के बीच में सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो उनको वजह समझ में आई, वो थी ननदें। जो उन्होंने अनुमान लगाया कि इसके पीछे ननद का हाथ है, लेकिन सामने-सामने ननद उनसे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि ननद और उनके बीच में कभी लड़ाई-झगड़ा नहीं हुआ। उनको एक ऐसा अंदेशा है। देखिए इस तरह के जो मामले होते हैं जहाँ पर महिला को लगता है कि लड़के के परिवार वाले उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर वो नहीं चाहते हैं कि लड़का बहू के साथ रहे, बहू के साथ ज़्यादा समय बिताए। यहाँ पर कुछ जो ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत नाज़ुक होती है, जहाँ पर अभी इस केस में हम देख लेते हैं। इस केस में अभी तक उस लड़के को जो पालन-पोषण किया था, उसकी बहन के द्वारा किया था। अब यहाँ पर जो लड़का है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी बहनों का ध्यान रखना क्योंकि वो अभी विवाहित नहीं है, अनमैरिड हैं, वो घर ही पे रहती हैं और उनसे बड़ी है। तो लड़के को अपनी बहनों को भी देखना है और आपको भी देखना है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों यानी कि ननद और बहू के बीच में आपसी कुछ ऐसी घटना घटित हुई हो, जिससे उनको ये लगता है कि जिसने मेरा जीवन बचपन से मुझे पाला है, वो आज एक महिला जो बाहर से आई है, उसके कारण खराब हो रहा है भाई-बहन का रिश्ता। इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपको ऐसा अंदेशा है। अब यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने अपने पति का घर स्वयं छोड़ा। उन्होंने आपको नहीं निकाला, ना ही ननद ने आपको निकाला है और ऐसा आपको डाउट है कि इसके पीछे ननद का हाथ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको खुलकर बात करनी है और बात इस तरह से करनी है कि बात बिगड़े ना। आप सीधे-सीधे उन पर आरोप नहीं लगा सकती क्योंकि आपको सिर्फ डाउट है। आपने कहा कि हो सकता है इसके पीछे की जो वजह है वो ननद हो, लेकिन आपने ना तो कभी ननद से अपने लिए कुछ अपशब्द भाषा के प्रयोग को सुना है, ना ही उन्होंने कोई रोका-टोकी की है आपसे। लेकिन आपको अंदेशा है क्योंकि आपको ये लगा कि 6 महीने तक तो दोनों का रिश्ता सही चल रहा था। अचानक
जो पति पर परिवर्तन हुआ है उसकी वजह बहनें हैं। तो इसमें सबसे पहले तो अगर आपके इसको हम इस तरह से लेते हैं कि पति और ननद के बीच में बाई चांस ऐसा होता है कि ननद नहीं चाहती है आप उस घर में रहे, या वो चाहती हैं कि सिर्फ भाई पर मेरा अधिकार हो, इस तरह से अगर उनका नेचर है, या आप दोनों के बीच में दरार पैदा करने की स्थिति उत्पन्न कर रही है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो गलती आपने की कि उनके घर को तुरंत आपने छोड़ दिया। आपको बहुत समझदारी से पहले अपने पति से बात करनी है, समझने की कोशिश की करनी है कि आखिर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या कारण है। हो सकता है कि आप जब उनके पास जाएँ तो वो कुछ बोलें आपको, उस वक़्त आपको शांत रहना है। उस वक़्त आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जहाँ पर बात और बिगड़े। यहाँ पर आपको बात सँभालने की कोशिश करनी है, क्योंकि अभी आपको खुद ही रीज़न नहीं पता है। नहीं पता है क्योंकि ना तो वो दहेज की माँग कर रहे हैं, ना ही उन्होंने कोई कानूनी कार्यवाही की है। वो बस ये कह रहे हैं कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। तो ऐसी अवस्था में आप पहले अपने पति का भरोसा जीतने की कोशिश कीजिए। आपको क्या लगता है कि 6 महीने में आप अपने पति का भरोसा जीत पाएँगी? नहीं, इसमें सालों साल लग जाते हैं। सबसे पहले वजह जानने की कोशिश कीजिए, क्या रीज़न है, और पति का भरोसा जीतने की कोशिश कीजिए। कल अगर बहनों के द्वारा कुछ ऐसा आपके साथ किया जाता है, तो वहाँ पर पति भी कल ये देखेगा कि आखिर गुनहगार कौन है, क्योंकि दोनों के नेचर में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 6 महीने तक दोनों बहुत प्रेम से रहे हैं, 6 महीने के बाद ही आप दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई, छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना है, धैर्य से काम करना है। जब भी अगर बाई चांस कुछ आप दोनों के बीच में कहा-सुनी हो जाती है, तो वहाँ पर आपको चुप रहना है, आपको समझने की कोशिश करना है, रीज़न जानने की कोशिश करना है कि आखिर क्या है। और अगर उनकी बहन के द्वारा आप दोनों के बीच में दरार की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पर आपके पास एविडेंस होने चाहिए। उस एविडेंस के सहारे ही आप पहले अपने पति को वो हकीकत उनके सामने लेके आ सकती है कि देखिए, हमारे बीच में जो कलह की जड़ है वो आपकी बहन है। और वहाँ पर आपके पति भी ये समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। तो किसी भी रिश्ते में जब समय बीतता जाता है जैसे-जैसे, वैसे-वैसे एक दूसरे पर ट्रस्ट होने लगता है, एक दूसरे पर विश्वास होने लगता है। 6 महीने पर अगर आपको लगता है कि आपके पति बिल्कुल आप ही पर विश्वास करें, अपनी बहन को छोड़ दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपको हिम्मत नहीं हारना है, धैर्य से काम करना है, क्योंकि पति-पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बेहद नाजुक होता है। विवाह की शुरुआत में दोनों के बीच में बहुत सारे खटास उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारी कठिन दौर से आप गुज़र रहे होते हैं, एक-दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो और वहाँ पर इस तरह से घर छोड़कर चले जाना, ये समझदारी का काम नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई कानूनी अभी आपको कार्रवाई नहीं करनी है। घर गृहस्थी सँभाली जा सकती है बहुत आसानी से। बस आपको बात जब आप करते हैं तो उस वक़्त बहुत सही तरीके से आपको बात करनी है और समझने की कोशिश करनी है कि आखिर वजह क्या है। अगर उसके बावजूद पत्नी और पति के बीच में मतभेद की स्थिति हो रही है, कुछ घरेलू हिंसा हो रही है, ताने दिए जा रहे हैं, टॉर्चर किए जा रहे हैं, फिर आपको कानूनी कार्रवाई करने के लिए तुरंत किसी वकील साहब से मिलना चाहिए। ये जो चैनल है, इस चैनल पर मैं ऐसी ही कुछ कहानियाँ लेके आऊँगी जो घर गृहस्थी के विवादों से जुड़ी होती है, जहाँ पर कानूनी आपको सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ़ समझदारी से अगर आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो मामले जो हैं वो खत्म। अगर एक व्यक्ति को दोष मुक्त करार दे दिया जाता है और उस व्यक्ति को क्या दोबारा न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है? अगर निचली अदालत से या लोअर कोर्ट से हम कहें कि एक व्यक्ति को दोष मुक्त करार दे दिया जाता है और अभियोजन पक्ष या राज्य सरकार उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील करती है, तो क्या उस दोष मुक्त व्यक्ति को दोबारा न्यायालय में पेश किया जा सकता है? तो इस स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 431 में क्या प्रावधान है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अभी अपलोड किया है। आप मेरे फेसबुक पेज या मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जहां पर एक व्यक्ति को दोषमुक्त करार दे दिया जाता है तो क्या अभियोजन पक्ष उसके विरुद्ध अपील कर सकता है। चलिए जानते हैं। देखिए, हम अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं और बचाने के लिए बहुत बार कोशिश भी करते हैं, लेकिन हर बार हमारे बीच में जो मतभेद की स्थिति है वो और उत्पन्न होने लगती है, कलह और उत्पन्न होने लगती है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों आपके साथ होता है?
आपका उद्देश्य था रिश्ते को बचाने के लिए, आपने प्रयास भी किया, आपने बातचीत भी की, लेकिन बातचीत करने के बाद रिश्ता बनने के बजाय और बिगड़ता ही चला गया। देखिए, किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है, वो होता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। इस बात पे प्रभावित होता है कि हम कैसे संवाद कर रहे हैं, हम विवाद को कैसे सुलझा रहे हैं, हम सामने वाले से कैसे बात कर रहे हैं। अगर मानसिक स्वास्थ्य आपका सही होगा, तो शायद बात करने का तरीका, संवाद करने का तरीका, उससे आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। हम कई बार अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, हम आपसे बात करेंगे और हम उस मानसिक स्थिति को लेकर अपने पार्टनर के पास जाते हैं, जहाँ पर हम उनसे संवाद करते हैं। जो मानसिक स्थिति आपकी स्वयं की खराब हुई है, जहाँ पर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठे हैं कि इसने मेरे परिवार के लिए इस तरह से हरकत की, मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया, झूठे मामले दर्ज कर दिए, और इस सोच को लेकर आप उनसे समझौता करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इस तरह की बातें हमारे दिमाग में पहले से ही चल रही हैं। और इस बीच अगर आप अपने पार्टनर से जब बात करते हैं, तो वो जो संवाद हो रहा है आपके और उनके बीच में, वो संवाद सही होने के बजाय और बिगड़ता ही चले जाता है, और वहाँ पर जो समझौता करने की स्थिति थी आपकी, वो और ख़राब हो जाती है, और आपको लगता है कि अब बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब न्यायालय में ही हमारी बात हो। तो जब भी आप अपने पार्टनर से बात करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, आपके दिमाग में जो बातें चल रही हैं, उसको अपने घर पर ही छोड़ के जाइए कि मेरी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर दिया, झूठे आरोप लगा दिए। क्योंकि आप समझौता करने जा रहे हैं, आप बातचीत करने जा रहे हैं, आप समस्या का समाधान निकालने जा रहे हैं, लेकिन जो मानसिक आपकी स्थिति है, वो खराब हो रही है। तो रिश्तों में मानसिक स्वास्थ्य जो रिश्तों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है। इसलिए जब भी बातचीत आप करते हैं, तो एक रणनीति के साथ आप अपने पार्टनर से बात कीजिए, जहाँ पर आप स्वयं ये सोच के जाइए कि अगर मैं बातचीत करता हूँ उससे और वो कुछ अपशब्द भाषा का प्रयोग भी कर देती है, तो वहाँ पर मैं चुप रहूँगा, शांत रहूँगा, बहुत ही विनम्र भाव से उससे बात करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप ऐसा करते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक रिश्ते को सुधारा जा सकता है। और ये मैं नहीं कहती हूँ कि आप पहली मीटिंग में जाकर इस तरह से बात करेंगे, तो पहली मीटिंग में ही आपका रिश्ता सही हो जाएगा, लेकिन आपको प्रयास करना है। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मेरे पास प्रश्न आए थे, जिनका ये कहना था कि मैं अपनी पत्नी से बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ, वो समझौता करने को तैयार है, बातचीत करने को तैयार है। तो मुझे लगा कि यहाँ पर इन रिश्तों में मानसिक स्वास्थ्य की भी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, और इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसी तरीके से आपको मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर जुड़ना है, और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करना है, साथ में कमेंट भी करना है। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। चलिए आज का प्रश्न लिया जाए। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रश्न मैंने अपने कमेंट बॉक्स पर देखे, जिसमें लोगों के द्वारा ये पूछा गया कि किसी का जो डाइवोर्स है, वो बहुत आसानी से हो जाता है और 1 साल के अंदर उनको तलाक मिल जाता है। जितने भी हम हाई प्रोफाइल केस देखते हैं, चाहे वो क्रिकेटर है या फ़िल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके परिवार में आपसी मतभेद हुआ, मतभेद होने के बाद दोनों ने अलग होने की सोची, तो वहाँ पर उनको तलाक बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन एक आम जो नागरिक है, वो अगर तलाक लेने के लिए जाता है, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इस तरह का प्रश्न मैंने अपने कमेंट बॉक्स पर देखा, तो मुझे लगा कि आज इस पर ही बात करते हैं। देखिए, जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, चाहे वो क्रिकेट जगत से जुड़े लोग हैं या फ़िल्म जगत से जुड़े लोग हैं, उन लोगों के बीच में जब मतभेद होता है, तो वो आपस में समझौता करते हैं, सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड कर लेते हैं और आपसी सहमति से अलग हो जाते हैं। अगर आप भी आपसी सहमति से अलग हो जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत कम समय लगता है और आसानी से तलाक हो जाता है, जहाँ पर दोनों पक्षकार अलग होने की सोच रहे हैं। लेकिन जहाँ पर एक पक्षकार अलग होने की सोच रहा है, दूसरा पक्षकार अलग नहीं होना चाहता है या पैसों को लेकर बात अटकी पड़ी हुई है, तो वहाँ पर ये जो प्रक्रिया है, ये काफ़ी लंबी होती है। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।